बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट और फैक्ट्स, उन पे हम बात करेंगे आज। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़ी मात्रा में जैव विविधताएं मौजूद हों। बड़ी मात्रा में जैव विविधता मौजूद हो मतलब तरह तरह की प्रजातियां वहां पर हों उस इलाके में, और वो एक संवेदनशील इलाका हो पर्यावरण की दृष्टि से, या ऐसा इलाका जहां पर अगर इंसान हस्तक्षेप करता है तो उन प्रजातियों को नुकसान पहुंच सकता है। इनमें पादप प्रजातियां और जीव जंतु दोनों आते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन इससे जुड़े हुए दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और एक डिफिनीशन जो कि कंजर्वेशनल इंटरनेशनल डिफाइन करता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होगा और उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसको एलिजिबिलिटी के लिए क्या मानदंड पूरे करने होंगे। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल कहता है कि एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में एलिजिबल होने के लिए दो मानदंड पूरे करने होंगे। दो मानदंड। पहला, उस क्षेत्र में वैस्कुलर जो प्लांट्स हैं, जो संवहनीय पौधे हैं, उनकी कम से कम 1,500 प्रजातियां अवश्य होनी चाहिए। और दूसरा, इन प्रजातियों का कम से कम 70% मूल आवास नष्ट हो चुका होना चाहिए। ये है कंजर्वेशनल इंटरनेशनल की परिभाषा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। किन दो मानदंडों की बात करता है? पहला है कि उस क्षेत्र में वैस्कुलर प्लांट्स की कम से कम 1,500 प्रजातियां होनी चाहिए। और दूसरा, जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, जो संवहनी पौधे हैं, उनके कम से कम 70% जो मूल आवास है, उनके ओरिजिनल हैबिटेट हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। ये दो शर्तें हैं जो कि एलिजिबिलिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की एलिजिबिलिटी के लिए सीआई ने डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं वैस्कुलर प्लांट्स, संवहनी पौधे। क्या है वैस्कुलर प्लांट्स, उस पर बात करते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिसमें पानी यानी वाटर, मिनरल और फूड, उसके परिवहन के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तरह के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, खास तरह के संवहनी ऊतक होते हैं। और कौन से संवहनी ऊतक हैं? आप सभी ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। एक तो जाइलम, दूसरा फ्लोएम। वेस्कुलर प्लांट्स क्या है? वेस्कुलर प्लांट्स या संवहनी पौधे वे पौधे हैं जिसमें पानी, खनिज या भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए खास तरह के संवहनी ऊतक होते हैं। खास प्रकार के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। और कौन से दो टिश्यूज हैं? जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम हम 9वीं क्लास से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि वैस्कुलर टिश्यूज क्या हैं और कैसे काम करते हैं। जब इनकी चर्चा हुई है तो थोड़ा सा उन पे बात कर ले। दो तरह के प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और खनिज का परिवहन करता है, ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से ये काम करता है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। पानी और खनिज कौन ले जाएगा? जाइलम। जाइलम ऊतक क्या करेगा? पानी और खनिज ले जाएगा। और फ्लोएम जो ऊतक है, फ्लोएम जो टिश्यू है, वो क्या करेगा? भोजन ले जाएगा। और भोजन कहाँ बनेगा? पौधों के पत्तियों में बनेगा, फोटोसिंथेसिस के जरिए, और वहां से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करेगा। ये हमने बाईं तरफ के चित्र में दिखाया है। व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स ले जाता है। इसका मूवमेंट अपवर्ड होता है, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो डेड हो जाता है, ये ऊतक खत्म हो जाता है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम क्या है?
फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को ले आता है। फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? भोजन बनाना। पत्तियां में भोजन बनता है। और इनका इनका जो मूवमेंट क्या होता है? अप एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे। ऊपर भी ये कार्य करती है और नीचे भी ले जाते हैं। और ये मेच्योरिटी में अलाइव रहती हैं, जीवित रहती हैं। ये अंतर है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। आज पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। और हाल ही में जो 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहचान हुई है, उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल प्लेन है, जो तटीय मैदान है, ये ग्रीन कलर में हमने दिखाया है, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था जो ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट थे, नॉर्मन मायस। नॉर्मन मायस ने दिया था, 1988 में दिया था। और लगभग 3 साल पहले इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ये बड़े ही बुद्धिमान, समझदार और विजनरी इन्वायरमेंटलिस्ट में से एक माने जाते थे पूरी दुनिया में। तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया। 1988 में दिया था। और कब दिया था? उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि पर्यावरणविदों की चिंता जो है पिछले 2-3 दशक से ही शुरू हो गई। जब से दुनिया में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, और विभिन्न जो पादप और जीव हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनके आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। तो उस समय क्या चिंता था कि उच्च जैव विविधता और इंडेमिकता के क्षेत्रों में आवास का तेजी से नुकसान उसी समय से शुरू हो गया था। एंडेमिकता, एंडेमिकता का मतलब ये है कि अगर कोई प्रजाति दुनिया के किसी खास इलाके में रहती है और यदि उसे वहां से मिटा दिया जाए तो हमेशा के लिए खो सकती है। समझ रहे हैं? हर प्रजाति का अपना एक खास स्थान होता है। एक मूल फलने फूलने का एक मूल स्थान होता है हर प्रजाति का। हर प्रजाति का। और यदि उसको वहां से मिटा दिया जाए तो उसके नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पर्यावरणविदों की क्या चिंता थी कि एंडेमिकता के क्षेत्रों में तेजी से नुकसान हो रहा है, जो उच्च जैव विविधता है उनका नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण इसी एंडेमिकता का है, एंडेमिक का, कि डोडो जो पक्षी है, हिंद महासागर में मॉरिशस में उसका स्थान था। वो मॉरिशस में उसका मूल स्थान था, और आज वो पक्षी नहीं पाया जाता है, डोडो पक्षी। तो ये है एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कंसेप्ट को बल मिला। और इस कंसेप्ट के जरिए पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई गई कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जाए, संभाला जाए, और दुनिया भर में इंसान के जीवन को और अस्तित्व को बचाया जा सके। अभी तक जो दुनिया भर में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये हमने चित्र में दिखाया है रेड कलर से। इन इलाकों को देखिए और इनको समझ के याद करिए। जापान का पूरा रीजन जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। इसके अलावा आप दक्षिणी चीन सागर का इलाका देखिए, और ये पूरा इलाका देखिए, अंडमान निकोबार से लेकर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये पूरा का इलाका क्या है? सुंडा लैंड कहलाता है। ये भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिए, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पूरा न्यूजीलैंड का इलाका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के दायरे में आता है। सेंट्रल एशिया की पूरे माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एरिया में आते हैं। दक्षिण पश्चिमी चाइना के जो पर्वतीय इलाके हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं।
कॉकेकस का इलाका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है। अगर अफ्रीका में जाएं, अफ्रीका महाद्वीप में, तो पश्चिमी क्षेत्र में देखिए गुएना फॉरेस्ट जो है, गुएना फॉरेस्ट, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। इसके अलावा कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, मोपुला लैंड, पोंडोलैंड एल्बानी और केप फ्लोरिस्टिक रीजन, ये अफ्रीका के कुछ खास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। इसके अलावा मेडिटेरियन पिंक ओक वुडलैंड्स। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टुम्बीज कोको मेगालैंड, ट्रॉपिकल एंडीज और चिलियन, जो चिली के जो इलाके हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इन पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा। भारत में क्या स्थिति है जैव विविधता हॉटस्पॉट की? भारत में इस समय 4 हॉटस्पॉट केंद्र हैं। 4 हॉटस्पॉट केंद्र हैं। कौन से हैं वो 4 स्पॉट? हाँ, 4 स्पॉट हॉटस्पॉट ये हैं, हमने चित्र में दिखाया है। पहला क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखिए, ये ग्रीन कलर से दिखाया देख सकते हैं आप, वेस्टर्न घाट, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इलाका है। पूर्वी हिमालय का इलाका, ये पिंक कलर में आप देख सकते हैं, पूर्वी हिमालय का इलाका, जो कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इंडो बर्मा इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन, जो बर्मा से, म्यांमार से सटा हुआ है, ये सारे जैव विविधता हॉटस्पॉट के दायरे में आते हैं। और सुंडालैंड, सुंडालैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा आता है भारत में, बाकी तो साउथ ईस्ट एशिया में चला जाता है। तो ये भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। आइए सुंडालैंड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सुंडालैंड क्या है। सुंडालैंड जो है, उसमें भारत का कौन सा इलाका आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इलाके आते हैं। इसके अलावा मलय पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा के द्वीप आते हैं। इसके अलावा इसमें जावा सागर आता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड और दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाके आते हैं। सुंडालैंड, यहाँ हम सुंडालैंड की पूरी बात कर रहे हैं, ये है पूरा सुंडालैंड का इलाका। आप देखिए, मलय पेनिनसुला, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां के बाद मलय पेनिनसुला और फिर सुमात्रा, जावा और दक्षिणी चीन सागर, इनको कवर करते हुए सुंडालैंड है। तो ये है आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला इलाका है, वो भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के दायरे में आता है। सुंडालैंड, उसको ठीक से समझ लीजिए, और उसके दायरे में कौन कौन से इलाके आते हैं उनको दिमाग में बैठा लीजिए। एक क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? अपनी कॉपी में नोट करिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका उत्तर है घ। घ का मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत, जो बहुत तेजी से उभर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। वो कंसेप्ट है रेड एंड रेड प्लस प्रोग्राम। रेड और रेड प्लस प्रोग्राम। रेड का पूरा नाम क्या है? REDD, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब, फॉरेस्टेशन को कम करना, और फॉरेस्ट, अगर वनों की कटाई करते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन के दायरे में आता है। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्या है? वनों की मात्रा में, संख्या में कमी आना। कैसे कमी आते हैं?
जब तापमान बढ़ता है धरती का, तो वो पौधे क्या है, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन से पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करती है, ये आपको कल बताया गया था। तो ये दो मुख्य बातें हैं, रेड और रेड प्लस। रेड प्लस का मतलब रेड से आगे एक कदम, प्लस का मतलब ज्यादा। तो ये प्लस इसी सेंस में है कि रेड की जो बातें होंगी, रेड प्लस में उससे एक कदम आगे की बात होगी। क्या है डिटेल, इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ते हैं। ये आपके बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। जो रेड कार्यक्रम है, विकासशील देशों के लिए अपने वन संसाधनों की रक्षा, बेहतर प्रबंधन और बचाव की दिशा में प्रोत्साहित करने का वैश्विक प्रयास है। किन देशों के लिए करता है? विकासशील देशों के लिए करता है कि वो अपने वन संसाधनों की रक्षा करें, उनका बेहतर प्रबंधन करें और उनका बचाव करें। और ये एक वैश्विक प्रयास है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जब वन संसाधन बचेंगे तो जब तक इंसान धरती पर है तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा, ये तो एकदम तय बात है। तो वन संसाधन उन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कटौती करेंगे और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसमें योगदान देंगे। तो रेड क्या कार्यक्रम क्या है? रेड, रेड का मतलब रिड्यूसिंग इमिशंस। कौन से इमिशन? जो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन है, उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। कैसे कम करेंगे? कैसे कम करेंगे? वनों की मात्रा को बढ़ाकर, वनों संसाधनों की रक्षा कर, उनका बेहतर प्रबंधन कर, उनका बचाव करेंगे। तो ये है रेड कार्यक्रम। तो फिर रेड प्लस क्या है? रेड प्लस रेड से एक कदम आगे की बात करता है। रेड प्लस रेड से एक कदम आगे की बात करता है, एक ही कदम आगे की बात करता है। क्या करता है उसको ध्यान दीजिए। इसमें डिफॉरेस्टेशन माने कि वनों की कटाई, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि वन क्षरण, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें अब शामिल कर लिया गया है, अगर आप वनों का संरक्षण करते हैं, उनका सतत प्रबंधन करते हैं और वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि करते हैं, तो उसके बदले में विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये वित्तीय वित्तीय प्रोत्साहन मतलब फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, ये आ गया रेड प्लस में, जबकि रेड में ये नहीं था। तो यही बेसिक डिफरेंस है रेड और रेड प्लस में। रेड प्लस वित्तीय प्रोत्साहन की भी बात करता है, क्योंकि हमारी धरती तो एक ही है। अगर यहां से हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करेंगे तो दूसरे भी देश को प्रभावित करेगा, आपको भी प्रभावित करेगा और दूसरे देश को। तो अगर आप अपने यहाँ वनों का संरक्षण करते हैं, ज्यादा वन लगाते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगाते हैं, तो उससे पूरी धरती पर जो पूरा जीवन है उन सब का फायदा है। तो उसके बदले में आपको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो मिलकर वित्तीय प्रोत्साहन देगी। यही जो वित्तीय प्रोत्साहन का कंसेप्ट आ गया है रेड प्लस में। यह रेड को रेड प्लस एक दूसरे को, यहीं पे दोनों में बेसिक अंतर है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है? अभी मैंने आपको बताया, अत्यधिक तापमान, जलवायु परिवर्तन, जंगल में लगने वाली आग, जंगलों में कीटों और बीमारियों में वृद्धि। जो रेड प्लस है, वनों की कटाई में कमी या उनकी कार्बन सिंक क्षमता बढ़ाने और वनों के विस्तार के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन की अवधारणा है। तो रेड क्या है और रेड प्लस क्या है, उसकी डिफिनीशन अपनी कॉपी में लिख कर मुझे दिखाइएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको रेड प्लस में लिखना होगा। क्या लिखना होगा उसको भी समझिए। ये जंगलों की मिट्टी और वहां मौजूद वृक्षों के बायोमास में कार्बन संग्रहित करने की कुल क्षमता की वित्तीय लागत की बात करता है। यहाँ पे, यहाँ जो वर्ड है उसको ध्यान दीजिए। जो मौजूद वृक्षों के बायोमास में कार्बन संग्रहित करने की कुल क्षमता। बायोमास क्या है?
अगर हम की धरती पर जो भी जीवित पदार्थ हैं उनको उनमें से लिक्विड वाला कंटेंट हटा दें तो उनका जो टोटल वेट होगा, वजन होगा, वही बायोमास कहलाएगा। बायोमास क्या है? जो भी पादप है या जीव है, अगर सरल शब्द में कहें तो उनको अगर निचोड़ दें, उनका सारा द्रव निकाल दें, तो उनका जो टोटल वजन होगा, जो वेट होगा, वही बायोमास है। और ये बायोमास में जो वृक्षों का जो बायोमास होता है वो अद्भुत होता है। वो कार्बन स्टोर करता है, वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है, कार्बन को संग्रहित करता है, उनमें कार्बन संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो इसी की जो टोटल हर जो क्षमता की जो वित्तीय लागत होगी, वही रेड प्लस के जरिए उनको मिलेगा। अब यहां पर हमने अब बात किया कि वृक्षों के बायोमास में कार्बन संग्रहित करने की क्षमता। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वृक्षों में बायोमास के कौन कौन से हिस्से हैं। यहाँ हमने चित्र में दिखाया है। अगर आप इस चित्र में इस पेड़ को देखिए और इस पेड़ से जुड़ी हुई जो बाकी संबद्ध चीजें हैं, अगर हम उनको भागों में बांट लें तो 5 भागों में बांट सकते हैं। ये 5 भाग क्या है बायोमास से रिलेटेड? इस वृक्ष में जमीन के ऊपर जो बायोमास है उसमें क्या क्या है? ए, उसको हमने ए से डिनोट किया है। ए में क्या है? ट्रंक। ट्रंक मतलब ये जो धड़ है, जो तना है वृक्ष का, वो बायोमास है। ब्रांचेस, इसकी शाखाएं, और लीव्स, उसकी पत्तियां, ये ए में मतलब ये बायोमास का हिस्सा है। बी में क्या बायोमास का हिस्सा आता है? बिलो ग्राउंड लाइव बायोमास रूट्स। धरती के अंदर जितना इसका रूट्स है, आप देख रहे हैं ना बी में, वो सब बी के इदारे में है, मतलब ये भी बायोमास है। सी में क्या देखिए, अगर डेड वुड्स वुड्स हैं, इसकी कुछ लकड़ियां काट के निकाल दी गई हैं, तो वो भी बायोमास की तरह काम करेंगी। इसके अलावा ये सी में डिनोट किया हमने। फिर लिटर, लिटर का मतलब जो कूड़ा कचरा है, जो पत्तियां हैं उसकी, या पौधे से कुछ चीजें जो गिर चुकी हैं, वो भी बायोमास की तरह काम करती हैं। और वो भी, उनमें भी कार्बन सिंक की क्षमता होती है, कार्बन अवशोषण की क्षमता होती है। कम हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती है। और सॉयल, धरती में लगभग 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी कार्बन स्टॉक का काम करती है, कार्बन अवशोषण की क्षमता होती है। पौधों के आसपास, वृक्षों के आसपास, या वेजिटेशन के पास जितनी भी मिट्टियां हैं, उस धरती में 30 सेंटीमीटर की गहराई तक जितनी मिट्टी होती है, वो कार्बन अवशोषण की क्षमता की तरह काम करती है। तो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, क्या मिट्टी कार्बन अवशोषक का काम करती है? जी हाँ, मिट्टी कार्बन अवशोषक का काम करती है, लेकिन सिर्फ वही मिट्टी कार्बन अवशोषक का काम करती है जो कि वेजिटेशन के आसपास हो, जहां पर पत्तियां या पादप जगत जहां पर मौजूद हो। और इसको कहते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, एसओसी। और इनके गुण को कहते हैं सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता। इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता यानी कि सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, और इसको जो कार्बन अवशोषित हो जाता है उसको एसओसी बोलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ये चित्र जो हमने मैप में दिखाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है जरा समझिएगा। जो लाइट येलो कलर में आप देख रहे हैं, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम एसओसी है। एसओसी का मतलब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मतलब सबसे कम है। ये कहाँ कहाँ के इलाके हैं आप देखिए, नॉर्थ अफ्रीका के इलाके हैं, फिर उसके बाद आप मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं वो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इलाके हैं, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी इलाके जो हैं, वहां पर मिट्टी का एसओसी सबसे कम है। वहां की मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता सबसे कम है। एक क्रम आपको समझना है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, ये हमने डार्क ब्राउन में दिखाया है। ये बहुत ही कम है। आप देखिए, जो नॉर्थ पोल के इलाके हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे कुछ इलाके डार्क
ब्राउन में हमने दिखाया है, जो 80 से 120 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एसओसी जहां पर है, जहां की मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता लगभग 120 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, वो इलाके को हमने डार्क ब्राउन से दिखाए हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका का इलाका हो गया, और इसके अलावा साइबेरिया के इलाके और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कुछ इलाके। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, और इसमें जो ब्लू कलर से जो हमने दिखाया है वो क्या है, भारत में सिर्फ सेंट्रल इंडिया में जो जो मिट्टी है वो वो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, और बाकी में आप देखिए वो कार्बन अवशोषण की क्षमता भारत में ये हल्का सा ग्रीन कलर में है, मतलब भारत में स्थिति 12 से 16 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एसओसी ज्यादातर इलाकों में है, ज्यादातर इलाकों में है, मतलब यहाँ सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन जो है, मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता एवरेज है, बीच बीच की स्थिति है। तो इनके क्रम आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। रेड प्लस और इसके अलावा आजीविका सुधार, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा सेवाओं के भी महत्वपूर्ण लाभ इसमें शामिल होते हैं। और इसको किन किन लोगों ने तैयार किया है, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी, इन लोगों ने अपनी विशेषज्ञता की मदद से इनको तैयार किया है। भारत के लिए एक रेड प्लस कार्यक्रम अगले 30 साल में 1 अरब टन से अधिक अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति जो है वो एक मध्यम स्थिति है। यहाँ पर वन और वन से जुड़ी हुई जो संपदा है, जो एसेट है, वो लगभग 1 अरब टन से के आसपास अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि रेड प्लस प्रोग्राम के तहत भारत को लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि मिल सकती है, रेड प्लस का जो वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम है उसके उसके जरिए। भारत की स्थिति क्या है रेड प्लस पे, भारत का स्टैंड क्या है, तो ये स्टैंड आपको मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करिए, रेड और रेड प्लस क्या है और इन पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करें। व्हाट आर रेड एंड रेड प्लस प्रोग्राम्स, डिस्कस द स्टैंड ऑफ इंडिया इन दिस कंटेक्स्ट। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है, रेड और रेड प्लस पर भारत की स्थिति, उसको समझते हैं। भारत का मानना है कि रेड को रेड प्लस के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि अलग थलग रूप में। भारत क्या कह रहा है कि रेड और रेड प्लस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। और भारत के इसी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया कॉप की 13वीं बैठक में, COP13 में, जो कि इंडोनेशिया की बाली में हुआ था, और वहीं पर संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि को जोड़ा गया। और इन सारी चीजों को मदद करने के लिए भारत में रेड प्लस प्रोग्राम के लिए एक तकनीकी समूह की स्थापना की गई है, एक टेक्निकल ग्रुप की स्थापना की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय रेड प्लस कोऑर्डिनेशन एजेंसी की स्थापना की जा रही है भारत में। और तीसरा क्या किया जा रहा है भारत में, राष्ट्रीय वन कार्बन लेखा कार्यक्रम, इसको इंस्टीट्यूशनल दर्जा दिया जा रहा है। ये तीन चीजें हैं, एक तो भारत का स्टैंड, और भारत में तीन क्या क्या चीजें की जा रही हैं, तकनीकी समूह बनाया जा रहा है, एक समन्वय एजेंसी बनाई जा रही है, और एक राष्ट्रीय वन कार्यक्रम, वन कार्बन लेखा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो ये तो हुआ भारत के स्टैंड के बारे में रेड प्लस पे। यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट यानी कि निवास स्थान का विखंडन, बाहरी प्रजातियों का आक्रमण, और शाकाहार का प्रचार। तो जैव विविधता के लिए खतरा क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लियर है,
ग्लोबल वार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब हर जीव का एक मूल स्थान होता है, मूल निवास होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। अगर अगर वो हटाया जाता है तो इससे भी जैव विविधता का नुकसान होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, बाहरी प्रजातियों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि जब इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज होती हैं, बाहरी प्रजातियां आक्रमणकारी तरीके से अपना प्रसार करती हैं, तो वो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। चौथा है शाकाहार का प्रचार। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऐसा तो है नहीं कि जो शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जैव विविधता को खतरा हो जाएगा। ये कथन गलत है। ज्यादा बच्चों ने शाकाहार के प्रचार को भी सही करके ज्यादा लोग आए थे एग्जाम में। तो यहाँ समझ लीजिए कि शाकाहार के प्रचार से जैव विविधता को कोई खतरा नहीं हो सकता है।